हाँ, तो आज का क्लास है ज्योग्राफी का क्लास है, आज क्लास 4th होगा शायद। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने सूर्य के बारे में पढ़ा था, ब्रह्मांड के बारे में उससे पहले क्लास में स्टार्ट खत्म हो गई थी। उसके बाद सूर्य के बारे में स्टार्ट हो गया था। सूर्य के जो बारे में ना, सन के बारे में हमने पिछले क्लास में टोटल डिस्कस कर लिया था, और सौरमंडल के बारे में भी कुछ चीज़ें। ठीक है, तो आज हम सारे सौरमंडल में जो भी है, जैसे सूर्य हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, सारे ग्रहों के बारे में अब धीरे धीरे जानना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सौरमंडल में मतलब पूरे सौरमंडल में, अभी सौरमंडल का ही क्लास है ये। हम उस दिन क्या किए थे, सौरमंडल का स्टार्टिंग और उसमें से सन के बारे में डिटेल्स में पढ़े थे। आज हम सौरमंडल के कुछ पिंडों के बारे में स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से ग्रह हैं, कौन कौन से ग्रह क्या क्या बोला जाता है, कौन से किसके नज़दीक हैं, किस में ज़्यादा वेट है, ग्रहों के बारे में आज जानकारी लेंगे। मतलब सौरमंडलीय पिंड के बारे में जानकारी लेंगे, जितने भी सौरमंडलीय पिंड है ना सौरमंडल में, उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। ठीक है, तो बस 2 क्लास और लगेगा सौरमंडल में, तो डिटेल्स में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके आगे पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, ख़त्म। मतलब टोटल नहीं 2 क्लास लगेगा, इसके बाद एक और क्लास लगेगी, टोटल पृथ्वी के बारे में क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं भूगोल का। इसके पहले हमने सन के बारे में पढ़ा था, आज हम सौरमंडलीय पिंड के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है और कौन कौन से क्या क्या बोला गया है। ठीक है, तो सौरमंडलीय पिंड में जैसे हमने क्या पढ़ा था पहले पिछले क्लास में, सूर्य के बारे में पहले क्या पढ़ा था हमने, ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसे ये सन हो गया, ठीक है, सन को क्या बोला गया, सन जो है ये सौरमंडल का क्या है, तो प्रधान है, सारा ऊर्जा इसी से आता है। और ये एक तारा है, तारा किसे बोला जाता है, जिसका खुद का प्रकाश और उष्मा हो अपने आप। और उसमें क्या होता है, प्रकाश और उष्मा कैसे आता है इसमें, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, 4 हाइड्रोजन बन के एक हीलियम में कन्वर्ट होता है और ऊर्जा मुक्त करता है। जब तक ये ऊर्जा मुक्त करता रहेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहेगा, सूर्य ऐसा ही चमकता रहेगा। जैसे जैसे इसका खत्म होगा ऊर्जा, अगर टोटल हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा हीलियम में, तो ये क्या बन जाएगा फिर, लाल दानव। मतलब खत्म होने की, तारे खत्म होने की अवस्था को लाल दानव बोला गया। अगर लाल दानव का वेट या आकार सूर्य से कम होता है वेट से, तो क्या बन जाता है, श्वेत वामन। ठीक है, ये तो पिछले क्लास में पढ़ लिया, श्वेत वामन जब चमकना बंद करता है तो काला वामन। और अगर इसका वेट जो इसका वेट है जो है, मतलब लाल दानव का वेट अगर चंद्रशेखर सीमा से, जो कि सूर्य के द्रव्यमान में 1.44 से गुना करके निकाला जाता है चंद्रशेखर सीमा, उससे अगर ज़्यादा हो तो वो सुपरनोवा बनता है लाल दानव, और वो विस्फोट होता है और छोटे छोटे तारों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे न्यूट्रॉन या पल्सर बोला गया था। ठीक है, और फिर लास्ट जो होता है तारे का, वो ब्लैक होल से होता है लास्ट। ठीक है, तो ओवरऑल में बता दिया था, गैलेक्सी के बीच में ही सारे ब्लैक होल चले जाते हैं। और मतलब हमारे दुग्ध मेखला जो मिल्की वे उसके बीच में, उसे क्या बोला गया, दुग्ध मेखला जो हमारे गैलेक्सी के बीच वाले सेंटर को क्या बोला गया, बल्ब। और सूर्य कहाँ है, तो सूर्य हमारे मिल्की वे जो है दुग्ध मेखला, उसके सेंटर से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक चक्कर लगा रहा है, 250 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चक्कर लगाता है। एक चक्कर जब पूरा करेगा तो 25 करोड़ साल होगा, उसे हम कॉस्मोस्फीयर बोलते हैं। तो ओवरव्यू हमने पढ़ लिया था, पिछला क्लास में जाके देख लो, नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट में बताना। दो सन का भी हमने सरफेस के बारे में पढ़ लिया कि सन क्या है। तो सन के जो सतह हैं, ये सतह, ठीक है, मतलब 2-3 सतह है ऐसे, एक बीच में सेंटर है, सेंटर से विकिरण निकलता है, जो रेडिएशन है ना, सारा रेडिएशन, बहुत सारे एक्सरे है, फिर हमारा बहुत सारे किरण निकलता है जो हमारा हानि पहुंचाता है ना, आयोन, ये किरणें ओजोन परत से जो आती है, तो सारे इसी से निकलते हैं। ठीक है, जो ओजोन परत हमें छान लेता है, वायुमंडल हमारा ओजोन परत है ना, इसे रोक देता है आधा, कुछ कुछ आती है, तो जो कि गोरे लोगों को थोड़ा सा बीमारी हो जाता है ज़्यादा, काले लोग पे इफेक्ट नहीं करता ये, लेकिन गोरे लोग पे ज़्यादा इफेक्ट करता है और कैंसर का भी कारण बन सकता है इससे, इसका किरणें। ठीक है, जो परावैंगनिक किरणें बोला जाता है ऐसे किरणें को, वो खतरनाक होता है, जो सूर्य से निकल के आते हैं, जिसे ओजोन मंडल रोक लेता है। और इसीलिए हमारा क्लोरोफ्लोरो गैस जो फ्रिज में आती है ना, उसे बैन कर दिया गया है, कर दिया गया था, बहुत पहले ही बैन कर दिया गया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ना, CF3 है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका मैं भूल रहा हूँ थोड़ा उसका फॉर्मूला, इससे मतलब हमारा ओजोन परत को हानि पहुँचता है, तो उसे बैन कर दिया गया इंडिया में, कब का ही बैन कर दिया गया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसके बीच वाले भाग को किरण, मतलब विकिरण बोला गया, इससे निकलता है, एक संवहन क्षेत्र होता है इसके यहाँ वाला भाग, और इसे क्या बोला गया, इसके जो ये सरफेस है ना, जिसका 6000 डिग्री सेल्सियस है, उसे प्रकाश मंडल बोला गया है, फोटोस्फीयर। इसके ऊपर एक और क्रोमोस्फीयर होता है, इसके बारमंडल, जो उसके इसी पे सतह पे एक रेड रेड टाइप का होता है ना, मतलब जैसे में ये तो प्रकाश मंडल है सतह वाले, इसके थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर ना एक और रेड कलर का होता है विकिरण, मतलब सतह ही रेड कलर का है, उसे क्या बोला गया है, क्रोमोस्फीयर, वनमंडल। ठीक है, जो सौर धब्बा उठता है, सौर कलंक या सौर धब्बा, वो प्रकाश मंडल पे होता है। ठीक है, और जो सौर ज्वाला उत्पन्न होती है वो क्रोमोस्फीयर पे होता है, वनमंडल पे सौर ज्वाला। और सौर ज्वाला मैंने क्या बोला था कि जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे लहरें उठती है अग्नि का, ठीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे अग्नि का लहर निकलती है क्रोमोस्फीयर पे, तो लपटे मतलब ऊंचा ऊंचा उठती है, उसे क्या बोला गया है, सौर ज्वाला। ठीक है, सौर ज्वाला को हमने उत्तरी ध्रुव पे क्या बोला था, ऑरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियास बोला जाता है उसे। तो ये तो हमने पढ़ लिया था पिछले क्लास में, इससे कोई फायदा है नहीं। और इसके जो
ऐसे ऐसे दूर दूर तक इसके जो यहाँ तक ये निकल रहे हैं लाइटें, इसे कोरोना बोला गया है। ठीक है, तो मतलब प्रकाश मंडल और कोरोना के बीच का जो ये है ना लाइटिंग, इसको 100 किलोमीटर मोटा है ये। ठीक है, तो जो कोरोना है ना वो दिखेगा तब जब इस पर चंद्र ग्रहण लगेगी, यानी सूर्य ग्रहण लगेगा। जब चंद्रमा बीच में पूरा इसको ढक लेता है ना, आके पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है, तो तब ये दिखती है, क्योंकि ये झक जाएगा ना पूरा, तो इसका चारों तरफ जो कोरोना है तब दिखेगा। इसे ही मुकुट बोला गया सूर्य का। ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे देख नहीं पाओगे उसे। और जो सूर्य को देखते हो दिख पाता है ना, वो इसका प्रकाश मंडल बस दिखता है। जो आप देख पाते हो सूर्य को, और जो तुम्हारा जो भी चीज़ दिखता है सूर्य में सतह उसका, वो वही प्रकाश मंडल हुआ है। तो बस उसे ही देख पाओगे और कुछ से नहीं, नंगी आँखों से। और नंगी आँख से अलावा मतलब खुली आँखों से, नंगी मतलब आँख, नंगा मतलब खुली आँखों से, उसे ही बोला गया नंगी आँखों। चलो ठीक है, आज भूगोल के हमने क्लास स्टार्ट करना है, तो सौरमंडलीय पिंड के बारे में जानकारी लेते हैं कि सौरमंडलीय पिंड क्या है। ठीक है, सौरमंडलीय पिंड। ठीक है, मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है तो कोई मजाक मत उड़ाना मेरा। सौरमंडलीय पिंड, मेरा बात पे ध्यान दे के लिखो। ठीक है, और किससे भी कोई डाउट हो तो वो बता सकता है। सौरमंडलीय पिंड याद आ गया ना। अब इसमें सौरमंडलीय पिंड में क्या है, तो मेनली 3 टाइप के व्यवस्था किया गया था। सौरमंडलीय जो पिंड है ना, सौरमंडल, हमारे सौरमंडल में बहुत सारे पिंड हैं, तो उससे अलग अलग कैटेगराइज किया गया, बांटा गया, अलग अलग नामों से बांटा गया है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के कुछ भी होगा, मतलब कुछ भी कहीं भी चीज़ होता है तो उसको बांट दिया था ना, ये इस कैटेगरी की है, ये इस कैटेगरी की है, ये इस कैटेगरी की है, वैसे ही बांटा गया। किसने बांटा, तो 2006 में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, हिंदी में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्रीय संघ, जिसका सम्मेलन हुआ था 2006 में। तो IAU का सम्मेलन हुआ था 2006 में। इसी में सौरमंडलीय पिंडों के जितने भी अलग अलग टाइप के पिंड हैं, जिसमें ग्रह के नाम दिया गया, वोने ग्रह का नाम दिया गया, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, आकाशीय पिंड, अलग अलग नाम दिए गए। ठीक है, उल्का पिंड, सारे के अलग अलग कैटेगराइज करके नाम दे दिया गया इसी सम्मेलन में 2006 में। तो 2006 में जब सम्मेलन हुआ तो इसमें पहले तो सारे पिंडों जब बोला कि इतने सारे अलग अलग टाइप के पिंड है तो क्यों ना नाम दे दिया अलग अलग, तो नाम दे दिया गया। तो 3 टाइप के नाम दिया। पहला नाम लिखो, क्या दिया, परंपरागत ग्रह, परंपरागत ग्रह। ठीक है, ट्रेडिशनल प्लेनेट। परंपरागत ग्रह की संख्या अभी 8 है, टोटल ग्रह जितने अभी बचे हैं उसे 8 है, वो 8 है। ठीक है, जितने भी ग्रह है ना, 8 ग्रह, उसी को परंपरागत ग्रह बोला गया है। तो ग्रहों को नाम मतलब डिफिनेशन कैसे करेंगे, कैसे हम आकाशीय पिंड में बहुत सारे जो पिंड है उसे हम कैसे नाम देंगे कि वो ग्रह है, तो ग्रह का एक डिफिनेशन है। तो परंपरागत ग्रहों की संख्या 8 है भी टोटल, जो 8 ग्रह हैं हमारे। अब हम ग्रह किसे बोलेंगे, ग्रह इसी में डिफिनेशन 2006 में डिफिनेशन तय किया गया ग्रह कि बहुत सारे पिंडे हैं तो किसे ग्रह बोलेंगे। जैसे परंपरागत ग्रह है तो किसे परंपरागत ग्रह बोलेंगे, तो एक डिफिनेशन है, इसका कुछ नियम है। ग्रह के लिए नियम है, परंपरागत ग्रह या ग्रह के लिए नियम है। पहला नियम लिखो, 8 ग्रह है, अभी परंपरागत ग्रह या ग्रह बोलने के लिए कुछ नियम है। पहला नियम है कि ग्रह हम उसे कहेंगे जो कि सूर्य का चक्कर एक निश्चित ऑर्बिट में लगा रहा हो। ठीक है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, बस वो अपना अंधाधुंध ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है सूर्य का। ठीक है, उसके बीच में कोई ना आए ना वो किसी के बीच में जाए। ठीक है, बस वो अपना धुन में व्यस्त है, अपनी लाइफ में बिजी है, और मतलब सूर्य के एक निश्चित पाथ पे, एक ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा है, ये लगाना चाहिए, तो उसे ग्रह बोलेंगे। ठीक है, और उसमें इतना मात्रा में गुरुत्वाकर्षण हो, मतलब गुरुत्वाकर्षण ऐसा हो उसमें कि वो गोल आकार अपना बनाए रखे, ना कि गुरुत्वाकर्षण करने की वजह से छितरा जाए। उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए ताकि वो गोल दिखे। जैसे में सारे ग्रह गोल दिखते हैं ना, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही गोल दिखते हैं, जो गोल दिखते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण मतलब एक दूसरे को जोड़ के रखता है, वो निकल नहीं देता है उसे किसी को निकलने देता है, नहीं तो हम लोग बाहर निकल जाते। और हम लोग को पृथ्वी के बाहर निकलने के लिए नामुमकिन चीज़ है। 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ही अगर हम चलेंगे ना, ट्रैवल करेंगे, तब हम पृथ्वी के बाहर निकल सकते हैं। ऐसे कोई मुश्किल नहीं है। जो सारे रॉकेट जो बाहर जाते हैं ना अंतरिक्ष में, वो स्टार्टिंग से धीरे धीरे जाती है, जब वायुमंडल में पहुंचता है ना, तो वहाँ से 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इंजन उसका बाहर कर देता है। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन उसे बोला जाता है, क्रायोजेनिक बोलने का ना, क्रायोजेनिक 3 मैक 5 मैक स्पीड से बहुत स्पीड होता है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड क्रायोजेनिक इंजन से पार हो जाते हैं। ठीक है, तो परंपरागत ग्रह की संख्या क्या बना, मैंने बोला कि ग्रह उसे बोलेंगे, पहला ये है कि ये सूर्य का चक्कर लगा रहा हो एक निश्चित, सूर्य क्या चक्कर लगा रहा हो एक निश्चित ऑर्बिट में। ठीक है, एक फिक्स डायरेक्शन, एक फिक्स ऑर्बिट में। दूसरा पॉइंट लिखो,
और इसमें गुरुत्वाकर्षण बल हो ताकि ये गोल दिखे, अपना गोल स्वरूप बनाए रखे। तो इसमें पर्याप्त मात्रा में गुरुत्वाकर्षण हो, ठीक है, ग्रेविटेशनल हो ताकि ये गोल दिखे, गुरुत्वाकर्षण हो पर्याप्त मात्रा में। तीसरा पॉइंट कि ये इसके ऑर्बिट में कोई और चीज़ ना आए, या कोई और भी पिंड, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह जो भी इसके अगल बगल आ रहा है, इसके अगल बगल भीड़ भाड़ बिल्कुल ना हो, एकदम क्लीन हो एरिया इसका, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, इसकी एरिया पूरा क्लीन हो, कोई भी अगल बगल इसका कोई भी सौरमंडलीय पिंड चक्कर ना लगाए, ठीक है। अगर लगा रहा है तो या तो ये ग्रह है जो उसे अपने में चिपका लेगा, ठीक है, या फिर उसे अपने ऑर्बिट से बाहर करके दूर कर देगा, लेकिन क्या उसे रहने नहीं देगा, अगल बगल भीड़ भाड़ नहीं रहने देगा। या फिर इसके अगल बगल जो कुछ या बहुत सारे पिंड आगे हैं, या फिर इसी से कुछ टुकड़ा टूटा है, तो वो या तो चंद्रमा टाइप का बन जाए, चंद्रमा है ना पृथ्वी के, तो चंद्रमा टाइप का एक उपग्रह बन जाए। बस यही 3 चीज़ है, क्या, भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो। तीसरा पॉइंट जो है कि वो ग्रह के अगल बगल भीड़ भाड़ बिल्कुल ना हो, ठीक है, भीड़ भाड़ बिल्कुल ना हो, और क्या बिल्कुल ना हो, और अगर हो भी तो या तो वो ग्रह खुद को उसमें मतलब उसको समाहित कर ले, अपने आप अपने में जोड़ ले और मिक्स कर ले, या फिर वो एक चंद्रमा का रूप ले ले, जो भी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, वो या तो चंद्रमा का रूप ले ले इसी ग्रेविटेशनल के कारण, ठीक है, या उसे वो उस पिंडों को अपने कक्षा से बाहर कर दे, आई मीन अपने ऑर्बिट से बाहर कर दे, वो ग्रह कहलाता है। तो 3 ही डिफिनेशन है ग्रह करवाने का, क्लीन हो इसका ऑर्बिट, ठीक है। तो इसी में अब ये हो गया, लेकिन ये तो ठीक हो गया। अब जो प्लूटो है 2006 में, प्लूटो पहले 9 ग्रह थे, 2006 से पहले 9 ग्रह थे, 9 प्लेनेट। तो उसे क्या गया 2006 में एक डिफिनेशन दिया गया कि जैसे हमने बोला ग्रह के डिफिनेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, ठीक है, भीड़ भाड़ बिल्कुल ना हो, किसी को ऑर्बिट में ना जाए वो, ना उसके ऑर्बिट में कोई आए। लेकिन यम ऐसा नहीं कर रहा था, प्लूटो जो है वो ऐसा नहीं था। वो क्या कर रहा था, वो बार बार वरुण के उसमें आ रहा था, जो हमारा नेपच्यून है ना, नेपच्यून प्लेनेट, उसके एरिया में आ रहा था बार बार, ठीक है। एक तो उसका साइज़ छोटा, बुध ग्रह से भी छोटा उसका साइज़, बृहस्पति के जो गैनीमेड सबसे बड़ा सैटेलाइट है उसका, उससे भी छोटा उसका साइज, टाइटन से भी छोटा, एक तो छोटा, ऊपर से वरुण के ऑर्बिट से गुजर रहा है, बार बार सूर्य चक्कर लगा रहा है, इसलिए उसे बोल दिया कि हटाओ उसे बाहर निकालो ग्रह के मतलब परिभाषा से, और उससे हम क्या बोलेंगे, बौने ग्रह की संज्ञा देंगे। तो एक बौने ग्रह का भी डिफिनेशन है, उसको बताऊंगा बौने ग्रह होने के लिए क्या क्या चाहिए। तो 2006 में इस सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से निकाल के बौने ग्रह में डाल दिया, ड्वार्फ प्लेनेट में डाल दिया, ठीक है, ड्वार्फ प्लेनेट में डाल दिया उसको, ठीक है, बस। और ऐसा कोई नहीं, पहले बहुत अबला हुआ था कि एक प्लेनेट विस्फोट हो गया, ऐसा नहीं था, बस नाम बदल दिया गया। 2006 के बाद जो ग्रहों की संज्ञा में उसका नाम था प्लूटो का, उसे हटा करके बौने ग्रह में डाल दिया गया, क्योंकि वो इस नियम को, इस कुछ रूल्स को, इस 3 रूल को फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके अगल बगल भीड़ भाड़ भी थोड़ा सा थे पिंडों का, नहीं भी था तो वो ऑर्बिट में आ रहा था, किसके ऑर्बिट में, चक्कर लगा रहा था ना, तो वो ऑर्बिट में आ रहा था, वरुण के ऑर्बिट काट रहा था, और एक साइज में चंद्रमा से भी छोटा है वो, पृथ्वी के जो ग्रह चंद्रमा उससे भी छोटा है वो, तो इसलिए उसे हटा दिया, बोला बौने ग्रह में से डालो, तो बौने ग्रह में डाला गया। अब परंपरागत ग्रह समझ गया ना, तो इसलिए अभी 8 ही ट्रेडिशनल प्लेनेट है, जिसे ग्रह या प्लेनेट बोला गया, परंपरागत ग्रह बोला गया। अब दूसरा टाइप का बांट दिया, दूसरा टाइप देखो क्या बांटा, बौने ग्रह किसे बोला गया, बौने ग्रह या ड्वार्फ प्लेनेट। तो बौने ग्रह क्या बोला गया, इसका भी कुछ नियम है बौने ग्रह का। चलो ये भी चक्कर लगाए पृथ्वी का, इसमें भी पहला कंडीशन है सूर्य का चक्कर लगाए, ठीक है, एक ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाए, ऑर्बिट में हो चाहे जैसे भी हो, सूर्य का चक्कर लगाना चाहिए ये, लेकिन ये इसके लिए एक निश्चित ऑर्बिट हो, लेकिन ये चक्कर लगाना चाहिए सूर्य का, तो एक ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा ये भी। अब दूसरा पॉइंट है, जैसे भी हो चक्कर लगाए, किसी को ऑर्बिट में काटे, कहीं से भी जाए, लेकिन चक्कर सूर्य का लगाना चाहिए, ठीक है, बौने ग्रह का ये है पहला नियम। दूसरा नियम है गुरुत्वाकर्षण बल हो इतना मात्रा में भी गोल दिखे, तो गुरुत्वाकर्षण इसमें भी होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो गुरुत्वाकर्षण इसमें भी होना चाहिए कि गोल दिखे। तीसरा पॉइंट, तीसरा नियम है कि ये इसका अपना एरिया जो है ना, अगल बगल भीड़ भाड़ ज़्यादा ये साफ ना करे किसी को, ये अपने इतना गुरुत्वाकर्षण बल इसमें नहीं है जो अपने एरिया में जो भीड़ भाड़ थोड़े सौरमंडलीय पिंड है उसको ये साफ ना कर पाए, तो इसके एरिया में भीड़ भाड़ होना चाहिए, तो इसमें भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसमें ये अपने एरिया को साफ नहीं करता है, मतलब भीड़ भाड़ हो, भीड़ भाड़ इसके एरिया में हो, भीड़ भाड़ हो इसके एरिया में, क्योंकि ये अपने एरिया को साफ ना कर पाए या साफ ना करे, इसमें साफ कर दे अपने एरिया को, इसके एरिया में कोई भी नहीं हो, ग्रह कहलाएगा। और अगर इसके बौने ग्रह कहलाने के लिए 3 नियम इसका भी है कि भीड़ भाड़ हो, भीड़ भाड़ इसके मतलब साफ ना कर पाए, ये इसके अगल बगल भीड़ भाड़ हो प्लेनेट में, जैसे में ये प्लूटो हो गया लास्ट में है, इसके अगल बगल में प्लेनेट का भीड़ भाड़ है, ठीक है, कुछ कुछ, तो ये
बौने ग्रह हो गया। और ग्रह क्या हो गया कि ये चक्कर लगाए, इसके अगल बगल कुछ भी ना हो, और हो भी ना तो वो एक और ग्रह के उपग्रह बन जाए इसका, या चंद्रमा बन गया या तो चंद्रमा बन जाए, तो उसे ये बौने ग्रह हो गया, ये परंपरागत ग्रह हो गया, यानी ग्रह। अब तीसरा टाइप बांटा गया। एक और टाइप देख लो, आगे बढ़ेंगे उसका डिफिनेशन कि बौने मतलब उसको क्या क्या बोला गया। बौने ग्रह में ही प्लूटो का रखा गया। वैसे बौने ग्रह की संख्या कितनी है? इसका संख्या 8 है, इसका संख्या 5 है। बौने ग्रह की संख्या 5 है, यहाँ लिखो, इसका 5 है संख्या अभी टोटल। पहला संख्या 5 लिखा के रहा हूँ। पहला है प्लूटो, दूसरा क्या है सेरस, तीसरा क्या है इसीस, चौथा क्या है मके, पाँचवा क्या है होमिया। ठीक है, जिसे मके को शायद यूबी 13 भी बोला गया, यूबी 1312 कुछ बोला गया है, तो उसे ही बोला गया। तो 5 ही टाइप का भी बौने ग्रह बचा है। परंपरागत ग्रह की संख्या कितनी है? 8। बौने ग्रह की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, याद रखना। 5 में क्या क्या है? प्लूटो, सेरस, यूबी 13 या बोलो, या फिर मके बोलो, या होमिया बोलो, एक इसीस बोलो। 5 हो गया, तो 5 ही है बौने ग्रह की संख्या। अब बौने ग्रह का डिफिनेशन ये रूल समझ गया ना, क्या क्या होनी चाहिए। चलो, एक है परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह में परंपरागत नहीं है, एक लघु सौरमंडलीय पिंड। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ये समझ में आ गया ना। और इसी में प्लूटो को हटा करके डाल दिया गया था 2006 में, क्योंकि ये वरुण के ग्रह में काट रहा था, वरुण के ऑर्बिट में आ रहा था। इसके अगल बगल थोड़ा भीड़ भाड़ भी था पिंडों का, नहीं भी हो तो ऑर्बिट काट रहा, एक भी रूल फॉलो नहीं करेगा तो वो बौने ग्रह में चला जाएगा। तो ऑर्बिट को काट रहा था, दूसरा में साइज में चंद्रमा से भी छोटा था, तो प्लूटो को डाल दिया इसमें 2006 में। तो इसलिए अभी 8 संख्या है परंपरागत ग्रह की, याद रखना, और 5 है बौने ग्रह की। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। परंपरागत ग्रह के बाद तीसरा जो बांटा गया ना इस सम्मेलन में, तीसरा पॉइंट है, उसे है सौरमंडलीय पिंड। ऐसे नाम दे दिया गया कि भाई ये दोनों का नाम दे दिया गया है, और इसे लघु सौरमंडलीय पिंड, ये सबसे छोटा लघु सौरमंडलीय पिंड, छोटे छोटी चीज़ों को लघु सौरमंडलीय पिंड। ठीक है, सौरमंडलीय पिंड। ठीक है, सौरमंडलीय लघु सौरमंडलीय पिंड। अरे यार खत्म हो गया पिंड। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो जो सबसे छोटे छोटे चीज़ें ना, छोटे छोटे की तरह थोड़ा नहीं है। क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, से भी बहुत बड़े होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह है, बाकी ग्रह उपग्रह ये सबसे छोटे होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, आकाशीय पिंड, ETC। ठीक है, जितने भी सारे आकाशीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, ठीक है, ये सब जितने हैं सारे लघु सौरमंडलीय पिंड में आते हैं। तो 3 तरह के बांट दी हमने। जितने भी सौरमंडल में अलग अलग टाइप की चीज़ें थे, पिंड थे, ठीक है, उसे अलग अलग नाम दे दिया गया। किसमें? IAU के सम्मेलन में 2006 में। ठीक है, अलग अलग नाम दे के बांट दिया। अब हम ग्रह के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये बांट दिया, तो अब हम पढ़ लेते हैं क्या ग्रह के बारे में। तो ग्रह को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। परंपरागत ग्रह या ग्रहों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी जो है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, 3 टाइप का हो गया ना, अब मिटा दे रहा हूँ मैं। अब एक डैश मारो, ठीक है। तो 3 कैटेगरी को बांटा इसने, IUN ने ग्रहों को 3 कैटेगरी में बांटा। ग्रहों को यहाँ पे लिख दो, ग्रहों को 3 कैटेगरी में बांटा। परंपरागत ग्रह जो है इसको 3 कैटेगरी में बांटा। एक है कौन सा ग्रह? पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। दूसरा है कि जिसको इनर प्लेनेट, इसे इंग्लिश में इनर बोला गया, मैं लिख दूंगा। और एक है जोवियन प्लेनेट या बृहस्पतीय ग्रह। दिख रहा है ना मेरा लाइटिंग छोटा छोटा? बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह, मतलब बाहर की ग्रह। ठीक है, हो गया, 2 चीज़ जानेंगे ना। इसे इंग्लिश में बोला गया है जोवियन प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोला गया है इनर प्लेनेट। ठीक है, पार्थिव या आंतरिक मतलब पृथ्वी के जैसा दिखने वाला ग्रह। पार्थिव मतलब पृथ्वी के जैसा दिखने वाला ग्रह, और आंतरिक ग्रह इसलिए से बोल दिया गया क्योंकि ये एक बेल्ट है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रहों का बहुत बड़ा बेल्ट है। ठीक है, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पिंडों का एक बेल्ट है। उसके अंदर वाला ग्रह को आंतरिक ग्रह बोला गया, उसके बाहर वाला ग्रह को जो 4 है बाहरी आउटर प्लेनेट बोला गया, बाहरी ग्रह। और पार्थिव ग्रह इसलिए बोला गया क्योंकि वो पृथ्वी के जैसा, उसमें सारी चीज़ है, उसमें पृथ्वी जैसा ठोस है उस पृथ्वी जैसा चारों ग्रह, मंगल, शुक्र और बुध और पृथ्वी, तीनों का जो है ना वो ठोस सतह है। उसी में सारे में पहाड़ हैं, नदियाँ नहीं, पहाड़ हैं, खड्डे हैं, बहुत चीज़ है उसी में, पर्वतें हैं, ये सब सारे जो है ना, पहाड़ियाँ, खड्डे, गड्ढे, सारा पृथ्वी के जैसा ही ठोस है वो, इसलिए मतलब पार्थिव ग्रह बोला गया। और बृहस्पति ग्रह इसलिए बोला गया क्योंकि बृहस्पति के जैसा गैस है सारे, जो
मंगल के बाद जो है ना बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह, ये बृहस्पति के जैसा गैसीय अवस्था में, वो गैस का गोला है, ना कि उस पर ठोस पे जाओगे तो बुझ जाओगे नीचे, ठीक है। तो वो गैसीय गोला है, ये सब ठोस का गोला है, ये चारों ये गैसीय गोला है बृहस्पति के जैसा, इसलिए से बृहस्पति ग्रह बोला गया है, बृहस्पति को जोवियन बोला गया है, जोवियन प्लेनेट, ठीक है। जोवियन प्लेनेट और आउटर प्लेनेट, जोवियन समझ गए बृहस्पति के जैसे दिखने वाला, और आउटर इसलिए बोला गया है क्योंकि वो जो बेल्ट है ना शुद्ध ग्रहों का मंगल और बृहस्पति के बीच में, उसके बाहर में पड़ता है चारों, इसलिए उसको आउटर प्लेनेट बोला गया है, समझ गया ना इसे। तो उसे ही हम मिक्स करके बृहस्पति या बाहरी ग्रह, इसे जोवियन या आउटर प्लेनेट बोला गया, और इसे इनर प्लेनेट बोला गया, ठीक है। बस तो कौन कौन से हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह में कौन कौन से हैं? तो पहला बुध लिखो, शुक्र लिखो, पृथ्वी खुद लिखो, मंगल लिखो। क्यों? क्योंकि पार्थिव या आंतरिक ग्रह उसे बोलते हैं जो कि सूर्य की तरह दिखता हो। चलो ये दोनों मंत्र देख लो। पार्थिव ग्रह इसलिए बोला क्योंकि ये पृथ्वी के जैसा सारा चीज़ है, इसका पृथ्वी के जैसा ये ठोस अवस्था में, ठीक है, और इसी पे पहाड़ियाँ, घाटियाँ, ये सब सारे कुछ है इस चारों पे, इसी से पार्थिव ग्रह बोला गया। और आंतरिक इसलिए बोला गया क्योंकि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच एक बेल्ट है, ऐसे छोटा सा, ऐसे ये भी चक्कर, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं, ठीक है। इसके अंदर वाले ग्रह को आंतरिक ग्रह बोला गया, इसके बाहर वाले ग्रह को बाहरी ग्रह बोला गया, आउटर सेल, आउटर प्लेनेट, ठीक है। तो ये तीनों को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बोला गया। अभी बृहस्पति है या बाहरी ग्रह, इंग्लिश में जोवियन प्लेनेट या आउटर प्लेनेट। तो जोवियन प्लेनेट इसलिए बोला गया, बृहस्पति ग्रह इसलिए बोला गया क्योंकि ये बृहस्पति के जैसा गैसीय अवस्था में है और ये ठोस अवस्था में पृथ्वी के जैसा। तो इसमें कौन कौन से है? पहला लिखो बृहस्पति खुद, दूसरा है शनि सैटर्न, तीसरा है यूरेनस अरुण, चौथा है वरुण नेपच्यून, ठीक है। ये 4 ग्रह को बृहस्पति ग्रह बोला गया क्योंकि इसकी अवस्था बृहस्पति के जैसा है, गैसीय अवस्था में है सारा, ठीक है। और बाहरी या आउटर से इसलिए बोला गया है क्योंकि जो मंगल और बृहस्पति के बीच बेल्ट है एक, उसके बाहर वाले हैं ये चारों, इसलिए इसको बाहरी ग्रह या आउटर से प्लेनेट बोला गया। तो समझ गया ना, पार्थिव या आंतरिक ग्रह और बृहस्पति या बाहरी ग्रह के बारे में। इस चारों को आउटर प्लेनेट, इस चारों को इनर प्लेनेट, ठीक है। काफ़ी है, 3-4 बार मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ना एक ही चीज़ कि आपको याद रहे ये चीज़, ठीक है, इजली याद रहे, इसलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो पार्थिव और बृहस्पति ग्रह के बारे में समझ गए, और मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब आंतरिक ग्रह के, अब एक एक ग्रह के बारे में हम लोग जान लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ग्रह सूर्य के निकट है, किसका ज़्यादा वेट है ग्रहों के बारे में। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ अब, ठीक है। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, ये सभी को मालूम है, ना अपना प्रकाश ना अपना उष्मा होता है। सूर्य के प्रकाश से वो चमकता है, उस पर लाइट सूर्य का आता है, तो वो लाइट दिन होती है उस पर। पृथ्वी पे जो दिन है ना, वो सूर्य की लाइट आ रही है, इसलिए ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के लाइट से लाइटिंग होती है। और जिसका अपना प्रकाश और उष्मा हो वो तो तारा कहलाएगी। तो ग्रहों का हो गया, ये ख़त्म करो इसे। अब क्या लिखना है? तो हाँ, अब सूर्य के निकट में कौन कौन से ग्रह हैं? ऐसे में ये सूर्य लिख लो, ठीक है, ये सन, यहाँ एक चक्कर लगा रहा है बुध, यहाँ चक्कर लगा रहा है शुक्र, यहाँ चक्कर लगा रहा है कौन? 8 ऐसे ऑर्बिट लिख दो, ऐसे गोल गोल ये ऑर्बिट काट रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये सूर्य है। और सारे ऐसे घूम जाएगा, ऐसे आके ऐसे घूम जाएगा, गोल नहीं है सारा, मतलब गोल नहीं है कोई, ये मैं ओवरव्यू ऐसे ही ऑर्बिट एक बना दिया हूँ, ठीक है। ये ऑर्बिट है, जो सारी लाइन है ना, ये ऑर्बिट है, ठीक है। इसी में चक्कर लगाता है सारे ग्रह, मतलब कोई सटा हुआ नहीं, एक ऑर्बिट फिक्स है, सबके ऑर्बिट का एक किलोमीटर भी है, मतलब कितने किलोमीटर का ऑर्बिट है, तो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। सूर्य सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा, सारे ग्रह एक साथ मिलके भी सूर्य का कंपेयर नहीं कर सकता है, इतना बड़ा सूर्य है कि सूर्य के सामने अगर सूर्य फुटबॉल है तो पृथ्वी जो ना एक रई का दाना है, इतना छोटा पतला सा। 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से, 13 लाख गुना बड़ा। तो इसके बारे में मैंने बता दिया था आगे। तो मान लो यहाँ पे बुध है, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया, इसके बीच एक छोटा सा पतला पतला बेल्ट है, ये छोटा छोटा इसी बेल्ट, ये बेल्ट है, छोटे छोटे ग्रहों का बेल्ट है, ठीक है। ऐसे बेल्ट ही जा रहे हैं, अभी भी चक्कर लगा रहा है। बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, ये ऐसे सीध में एक लाइन नहीं है कि कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, लेकिन अपना अपना ऑर्बिट में है। मैं ऐसे बना दे रहा हूँ कि आपको समझ में 8 ग्रह, 2 2 4 2 6, अरुण वरुण, वरुण सबसे लास्ट में है, ठीक है।
और ये इसके बीच में बेल्ट है, ठीक है। मैं ये समझाने के लिए बना दिया हूँ, ये एक लाइन में नहीं होता है, कोई यहाँ कोई यहाँ, क्योंकि सबका अलग अलग रोटेशनल लाइन ये है ना, इसका घूर्णन चक्कर जो है। और हाँ एक और डायरेक्शन रखो, ये जो है ना क्या है, ये बुध शुक्र, शुक्र जो है ना देखो बुध ऐसे जा रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, ये भी ऐसे चक्कर लगा रहा है, लेकिन शुक्र उल्टा चक्कर लगा रहा है ऐसे, ये भी ऐसे चक्कर लगा रहा है, ये भी ऐसे ही चक्कर लगा रहा है, ये भी ऐसे ही चक्कर लगा रहा है, और ये सैटर्न हो गया। इसके बाद अरुण ये उल्टा चक्कर लगा रहा है। बस शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण जो है वो सन का जो चक्कर लगा रहा है ना वो उल्टा डायरेक्शन में लगा रहा है, उल्टा डायरेक्शन में, और अपने अक्ष पे भी ये पूर्व से पश्चिम घूम रहा है, ठीक है। जैसे में कोई चीज़ अगर कोई भी प्लेनेट अगर ऐसे घूम रहा है, जैसे में ये ऑर्बिट है और इस पर ऐसे घूम रहा है, तो ये आगे बढ़ेगा ना, आगे बढ़ेगा इस ऑर्बिट में जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसे उल्टे होगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा ना। तो वैसे में शुक्र जो है ये शुक्र जो है और ये अरुण जो है, ठीक है, इसका रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों उल्टा है। हम पूर्व से पश्चिम है क्लॉकवाइज है, और बाकी सारे को एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये जो है शुक्र ये इधर से घूम के जाएगा, सूर्य का चक्कर लगाएगा, बाकी सारे ग्रह तो इधर से लगाएंगे आगे, क्योंकि वो आगे घूम रहा है, जिस तरह घूमेगा उधर ही आगे बढ़ेगा ना, अगर उल्टा घूमेगा तो उल्टा भागेगा। इसलिए ये इसका अपने अक्ष पे भी जो घूमता है ना, ये पूर्व से पश्चिम घूमता है। सूर्य का भी जो रोटेशनल है, सूर्य भी जो घूम रहा है ना ऐसे वो पूर्व से पश्चिम घूम रहा है। तो जिस डायरेक्शन में सूर्य पूर्व से पश्चिम घूमता है उसी डायरेक्शन शुक्र का है। शुक्र भी पूरब से पश्चिम अपने अक्ष पे भी घूमता है और अपने ऑर्बिट में भी घूमता है, ठीक है। वैसे ही अरुण अपने अक्ष पे भी पूरब से पश्चिम घूमता है और ऑर्बिट में भी सारे ग्रहों का उल्टा ही घूमता है, इधर से जाता है। सारे ग्रह आगे से जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये दोनों ग्रह पीछे से घूम रहे हैं और अपने अक्ष पे भी पूर्व से पश्चिम घूम रहा है। इसलिए इन दोनों ग्रहों पे सूर्य जो उगता है वो पश्चिम से उगता है और डूबता पूरब में है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ की सूर्योदय पश्चिम से होती है और सूर्यास्त पूरब में होती है, तो वो शुक्र और अरुण है, ठीक है। समझ में आ गया ना। और सूर्य का डायरेक्शन भी जो है ना वो पूर्व से पश्चिम है अपने अक्ष पे, वैसे ही शुक्र और अरुण का भी अपने अक्ष पे पूर्व से पश्चिम घूमता है। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी ग्रह हैं सारे पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और यही दोनों है जो क्लॉकवाइज घूमता है। समझ में आया होगा मैं जो कुछ आप बोला हूँ। अब ये ब्लैक जो बेल्ट है, ये इस बेल्ट के अंदर वाले ग्रह को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह बोला गया, इसके बाहर वाले ग्रह को बृहस्पति ग्रह, जोवियर प्लैनेट या आउटर प्लैनेट बोला गया, क्योंकि ये बाहर है। सारे समझ में आ गया। ये गैसीय अवस्था में है, ये सारे ठोस अवस्था में है, पृथ्वी के जैसा ही आकार सारा कुछ है। समझ में आ गया ना सन के बारे में। और सारा चक्कर लगाएगा, सारा का चक्कर लगाने का टाइम भी अलग होगा और अपने अक्ष पे भी घूमने का टाइम अलग होगा। तो मैं अभी सारे के बारे में एक डिस्कस करता हूँ। ये समझ में आ गया ना सारे को कि ये उल्टा डायरेक्शन में चक्कर लगाएगा, ये भी ऐसे चक्कर लगाएगा सारे ग्रहों के, बाकी सारे ग्रह आगे के चक्कर लगाएंगे और अपने अक्ष पे भी ये लोग उल्टा घूमता है और बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूरब, तो ये दोनों पूरब से पश्चिम। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या बोला मैंने अभी क्या बोला, जो बोला सो बोला। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या था इसमें, सूर्य के बारे में हो गया ना। अब इसके आगे क्या मैं बता दूं। हाँ, अब सूर्य के अब चक्कर लगाने का ग्रह फॉर्म दे दे, एक फॉर्म लिख दो। चलो पहला पॉइंट लिखो कि सारे ग्रहों का साइज के अनुसार, कर्म अनुसार लिखो कि किसका साइज सबसे बड़ा, उसके बाद कौन सा, उसके कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो आकार के हिसाब से ग्रहों का कर्म, आकार के हिसाब से ग्रहों का कर्म, साइज के हिसाब से ग्रहों का कर्म, ठीक है। मैं एक ही बार ये लिख दिया हूँ, बाकी मैं सारा कुछ बस शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, ठीक है। आकार के अनुसार ग्रहों का कर्म क्या है, आकार मतलब साइज, किसका बड़ा साइज है, उसके बाद कौन सा बड़ा होता है, उसके बाद कौन सा बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा है, उसी साइज के अनुसार हम आकार के अनुसार ग्रहों के कर्म अनुसार करते हैं। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। फिर कौन हो गया, शनि, सैटर्न, इससे बड़ा अरुण, इससे बड़ा वरुण, मतलब सॉरी इससे छोटा, डायरेक्शन जो बड़ा होगा डायरेक्शन उधर कहीं शो करेगा, ठीक है। ऐसे है मतलब इधर साइड वाला बड़ा होगा, ऐसे है इधर साइड वाला बड़ा होगा, अगर ऐसे होगा तो इधर साइड वाला बड़ा होगा, और इसकी जो इधर साइड होगा ना वो छोटा होगा, इधर जो होगा ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो आगे का मुँह है मतलब बृहस्पति बड़ा है, फिर बृहस्पति से छोटा ये है, ठीक है, अरुण से बड़ा है शनि, तो वैसे ही बृहस्पति सबसे बड़ा, इसके बाद छोटा ये है, इसके बाद ये अरुण ये है, उसके बाद वरुण है, ठीक है। वरुण के बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वरुण के बाद कौन है, वरुण के बाद अरुण के बाद वरुण है, वरुण के बाद कौन सा आ जाएगा, इसके बाद पृथ्वी आ जाएगा। पृथ्वी पांचवा बड़ा ग्रह है
पृथ्वी हो गया। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? शुक्र आएगा। पृथ्वी के जुड़वा बहन शुक्र को बोला गया है, जुड़वा नहीं है, थोड़ा छोटा है। फिर कौन सा है? मंगल, ठीक है। फिर कौन सा है? बुध। मतलब क्या? सबसे बड़ा ग्रह साइज के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रह के अनुसार। साइज में सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है। अब दूसरा लिख लो घनत्व के अनुसार। घनत्व के अनुसार, ठीक है, मैं अब लिख दूँ ऐसी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। घनत्व के अनुसार ग्रहों का कर्म, मतलब सबसे ज़्यादा किसका घनत्व है, उसके बाद सबसे कम घनत्व किसका है, मतलब सबसे ज़्यादा से लेके सबसे कम पे जाएंगे, जैसे वो लिए। तो घनत्व के अनुसार सबसे ज़्यादा घनत्व किसका हो गया? तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला, जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, कौन सा प्लेनेट है? वो पृथ्वी है। पृथ्वी ही टॉप पे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी का कितना है मैं बता दूंगा। पहले पृथ्वी है, उसके बाद कौन सा है? पृथ्वी के बाद कौन सा है घनत्व में? बुध। बुध के बाद कौन सा आएगा घनत्व में? पृथ्वी के बाद बुध ही है। बुध के बाद कौन सा है? शुक्र। इसके बाद मंगल घनत्व में। इसके बाद मंगल के बाद घनत्व में नहीं, हाँ मंगल हो गया ना। मंगल के बाद वरुण। वरुण के बाद नहीं सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया। शुक्र के बाद वरुण है। वरुण में थोड़ा सा वरुण है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, ठीक है। फिर कौन सा है? बृहस्पति के बाद अरुण है, ठीक है। फिर कौन सा है? अरुण के बाद बृहस्पति हो गया, फिर अरुण हो गया। अरुण के बाद कौन सा? शनि। पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। घनत्व किससे बोलते हैं पहले ये जान लो। पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है, सबसे कम शनि का घनत्व है। पृथ्वी का घनत्व यहाँ लिखो, पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब समझो पर सेंटीमीटर क्यूब के मतलब कि अगर एक बॉक्स है छोटा सा, जिसका ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर और गहराई भी 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर हो, सारा 1 सेंटीमीटर का हो, ठीक है। घन नहीं है, घन का क्यूब है। क्यूब मतलब घन का फॉर्म होता है, ये क्यूब है, ठीक है। ऐसे क्यूब है ये। 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा बॉक्स लो, इसमें अगर पृथ्वी का मिट्टी डालोगे ना, पृथ्वी का मिट्टी, तो इस बॉक्स में 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स है, ये 1 सेंटीमीटर का ये घन क्यूब है जो 1 सेंटीमीटर का, इसमें अगर पृथ्वी का मिट्टी डालोगे तो उसका वेट 5.5 ग्राम होगा। समझ में आ गया ना कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले बॉक्स में पृथ्वी का मिट्टी अगर डालोगे तो भर के इसे डबाडब, तो उसका वेट कितना होगा? 5.5 ग्राम। तो इसलिए इसको बोला गया घन सेंटीमीटर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है घनत्व का कि एरिया बाई आयतन बाई क्या होता है घनत्व का, मुझे मालूम नहीं है घनत्व का क्या फॉर्मूला है, कमेंट में बताना कौन सा है घनत्व का फॉर्मूला, ठीक है, कि क्या होता है। मैं बता दिया हूँ, इसका मतलब बता दिया हूँ, बाकी घनत्व का फॉर्मूला मुझे मालूम नहीं है, सच्ची में मालूम नहीं है, कमेंट में बताना कि क्षेत्रफल बटे डेंसिटी होता है। मतलब डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? क्षेत्रफल बटे आयतन होता है, आयतन बटे क्षेत्रफल होता है, क्या होता है कमेंट में बताना, ठीक है। तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद सबसे कम किसका हो गया? तो सबसे कम जो घनत्व है वो शनि का है, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर का बॉक्स लो ऐसा क्यूब वाला, ठीक है, ऐसे क्यूब वाला बॉक्स लो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का, जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसमें शनि के ऊपर वाला मिट्टी डालो या कुछ भी डालो, मिट्टी तो है वहाँ नहीं, गैसीय फॉर्म है, जो भी डालो, तो उसका वेट होगा ना 0.7 ग्राम होगा। इसलिए सबसे हल्का जो है ना ग्रह वो शनि है। इसके पानी में डाल दोगे तो तैरता रहेगा। सबसे हल्का ग्रह शनि है, क्योंकि सबसे घनत्व इसका कम है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना घनत्व में क्या अंतर है। अब अगर घनत्व बोल दे कि केजी पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर का बॉक्स है, ठीक है, जिसका एरिया 1 मीटर क्यूब है, इसमें अगर मिट्टी डालोगे ना पृथ्वी वाला, तो इतना केजी होगा, अच्छा केजी हो जाएगा, तो केजी में। लेकिन हमेशा जो घनत्व ना पाएंगे वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डालेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब का बॉक्स लो छोटा, इसमें पृथ्वी का मिट्टी डालो, उसका वेट करो तो 5.5 ग्राम होगा। तो वही है पृथ्वी का सबसे ज़्यादा घनत्व, फिर बुध का 5.4 है, फिर शुक्र का, फिर वरुण का, फिर मंगल का, फिर बृहस्पति का, फिर अरुण का, फिर शनि का, ठीक है। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है, सैटर्न का। अब तीसरा फॉर्म लिखो, सूर्य के निकट का ग्रह, ठीक है। तो सूर्य के निकट का ग्रह, सूर्य के निकट का ग्रह, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, सूर्य के निकट का ग्रह। 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा इंक अच्छा से भर लेता हूँ, ठीक है।
हाँ तो मैंने एक बार लिया, अब इसके आगे क्या था, हाँ घनत्व में पढ़ लिया ना हमने, आकार पढ़ लिया ग्रह में। आकार में कौन सा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह हो गया। सबसे नजदीक आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध। घनत्व में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, पृथ्वी का है, फिर बुध का है, फिर शुक्र का है, फिर वरुण का है। नहीं वरुण को पीछे कर दो, वरुण का घनत्व जो है ना ये मंगल से कम है, तो मंगल आगे होगा, मिस्टेक हो गया, और वरुण पीछे हो गया, फिर बृहस्पति, फिर अरुण, फिर शनि। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का, सबसे कम घनत्व शनि का। पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और शनि का 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सूर्य के निकट के अनुसार कौन सा ज़्यादा निकट है, उसके बाद कौन है, इसका क्रम हम देख लेते हैं। सूर्य के निकटता क्रम में ग्रहों का फॉर्म। तो सूर्य का निकट कौन सा है, सूर्य का सबसे निकट में बुध ग्रह है, फिर शुक्र है, फिर शुक्र के बाद पृथ्वी है, फिर कौन सा है, मंगल है, पृथ्वी मंगल है, मंगल के बाद कौन सा है, बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद कौन सा है, शनि है, शनि के बाद कौन सा है, शनि के बाद कौन सा है, वरुण है, वरुण के बाद कौन है, अरुण है, अरुण है नज़दीक में, अरुण है, यूरेनस एंड नेपच्यून, वरुण। ठीक है, ये निकटता के अनुसार है। सबसे सूर्य का सबसे निकट कौन सा है ग्रह, तो बुध है, और सबसे दूर कौन सा है, तो वरुण है। बुध कितना नज़दीक है सूर्य का, तो 5,80,00,000 किलोमीटर सूर्य से दूरी है इसकी, बुध की। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी ग्रह सूर्य के सबसे, जिस दिन सूर्य किसी ग्रह के नज़दीक हो उसे एपेलियन बोलते हैं, और दूर होगा तो पेरिहेलियन बोलते हैं। पेरिहेलियन और एपेलियन बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसर्ग और अपसर, अपसर या उपसर्ग ऐसे कुछ बोलता है हिंदी में, अपसौर और उपसौर। ठीक है, अपसौर मतलब पृथ्वी से, जैसे में ये है चक्कर लगा रहा है, यहाँ सन है, ग्रह कोई यहाँ आ गया तो इसे अपसौर बोला गया। ठीक है, अपसौर। अगर इसके नज़दीक में आ गया तो इसे उपसौर बोला गया। प्रीहेलियन एंड एपिहेलियन। ठीक है, देख लेना, एपिहेलियन एंड प्रीहेलियन, अपसौर और उपसौर, समझिए ना। जब दूर होगा कोई प्लेनेट सूर्य से, जब दूर होगा तो उसे अपसौर, नज़दीक होगा तो उसे उपसौर, समझिएगा ना। तो उपसौर अपसौर आगे बता दूंगा पृथ्वी में, जब पृथ्वी नज़दीक आती है तो निकट कौन सा हो गया, सबसे ज़्यादा निकट बुध हो गया, सबसे ज़्यादा दूर पृथ्वी सूर्य से वरुण हो गया प्लेनेट में। चौथा लिखो, चौथा निकटता तो हो गया। अब निकट के अनुसार द्रव्यमान लिख लो, वेट, द्रव्यमान के हिसाब से, मास के हिसाब से ग्रहों का कर्म। यहाँ आकार के हिसाब से था कि कौन सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है। यहाँ मास के, किसका सबसे ज़्यादा भारी है, कौन सबसे ज़्यादा वेट है कौन सा ग्रह में, तो सबसे कम सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान बृहस्पति का है, बृहस्पति का है, जुपिटर। फिर किसका है, फिर शनि का है। ठीक है, शनि के बाद किसका है, तो वरुण का है, फिर किसका है, अरुण का है। निकटता में जो है ना, निकटता में और साइज में वरुण जो है वो अरुण से छोटा है, लेकिन वेट में वरुण का डेंसिटी ज़्यादा है ना, वरुण का डेंसिटी ज़्यादा है अरुण से, इसलिए भार में वरुण आगे होगा। तो वरुण और उसके बाद अरुण, और उसके बाद कौन सा होगा, पृथ्वी, फिर कौन सा होगा, शुक्र। द्रव्यमान में, वेट में, फिर कौन सा होगा, शुक्र के बाद मंगल, शुक्र के बाद मंगल, फिर बुध। मतलब वेट में, द्रव्यमान में सबसे भारी ग्रह जो है वो बृहस्पति है, और सबसे हल्का ग्रह है वो बुध है। समझ आ गया। पांचवा फॉर्म लिखो, परिक्रमण एंड परिभ्रमण, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो पहले परिक्रमण लिखो, परिक्रमण के अनुसार ग्रहों का कर्म। परिक्रमण के मतलब होता है कि सूर्य के एक चक्कर लगाने में, मतलब कौन सबसे जल्दी चक्कर लगाता है, सबसे पहले सूर्य का चक्कर कौन जल्दी लगाता है और कौन सबसे लेट लगाता है। तो जो सबसे पहले लगाएगा उसके पहले लिखेंगे, जो सबसे लेट लगाएगा चक्कर उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो परिक्रमण, कर्मण है ये, परिक्रमण को रेवोल्यूशन बोला गया है, और परिभ्रमण को रोटेशन बोला गया है। परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पे घूम रहा है, सही से कोई भी ग्रह अपने अक्ष पे ऐसे घूम रहा है, उसे परिभ्रमण बोलते हैं, इंग्लिश में रोटेशन। ठीक है, और परिक्रमण जो सूर्य के चक्कर लगा रहा है, कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो उसे क्या बोला गया, परिक्रमण, इंग्लिश में रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये हुआ अंतर परिभ्रमण और परिक्रमण में। तो परिक्रमण के हिसाब से मतलब सूर्य के चक्कर लगाने के हिसाब से ग्रहों का कर्म लिखेंगे। कौन सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगाएगा, तो सबसे पहले कौन सा लगाएगा, बुध लगाएगा, क्योंकि बुध नज़दीक है। ये 88 दिन में एक चक्कर लगा लेता है सूर्य का, 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। तो मतलब कि सूर्य बुध पे एक साल जो होता है वो 88 दिनों का होता है।
और वही पृथ्वी पर 365 दिन का 1 साल होता है, क्योंकि 365 दिन में पृथ्वी चक्कर लगाता है सूर्य का एक। और बुध जो है वो 88 दिनों में एक चक्कर लगा लेता है सूर्य का, क्योंकि वो नज़दीक भी है। जो ज़्यादा नज़दीक होगा उसका ऑर्बिट छोटा है, नज़दीक होगा तो ऑर्बिट छोटा है, जो जैसे नज़दीक होगा वो जल्दी चक्कर लगाएगा ऐसे इससे। लेकिन ऐसा ऑर्बिट पे डिपेंड नहीं है, स्पीड पे डिपेंड है। बुध का स्पीड सबसे ज़्यादा है, सारे जो ग्रह है ना, सारे के ग्रहों से जो ऑर्बिटल स्पीड है अपने कक्षा में, मतलब ऑर्बिट में से स्पीड चलने का, वो बुध का ज़्यादा है। बुध का कितना है 50 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि पृथ्वी का 29.5 किलोमीटर पर सेकेंड है ऑर्बिटल स्पीड। लेकिन इसका बुध का सबसे ज़्यादा है 50 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए सबसे पहले चक्कर लगाता है सूर्य का 88 दिनों में। उसके बाद कौन सा आएगा, तो शुक्र आएगा। उसके बाद शुक्र आएगा, फिर कौन आएगा, पृथ्वी आएगा, फिर कौन आएगा, मंगल आएगा। ऐसे है ना ऑर्बिटल में गए। बुध 88 दिनों में, 88 दिनों के बाद ये 243 दिनों में, 224 दिनों में, 224 दिनों में। और उसके बाद ये पृथ्वी जो है 365 दिनों में, ये 687 दिनों में। इसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति कितने दिनों लगा लेगा, ये लगा लेगा लगभग 12 साल में एक चक्कर। सूर्य का एक चक्कर 12 साल में लगाता है बृहस्पति। शनि कितने टाइम लगाएगा, शनि जो है ये 30 सालों में लगा लेगा एक चक्कर। उसके बाद अरुण लगभग 84 सालों में एक चक्कर लगाएगा। उसके बाद वरुण 165 सालों में एक चक्कर लगाएगा सूर्य का। सूर्य के चक्कर लगाने के ही सिस्टम को हम परिक्रमण बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे स्पीड में कौन चक्कर लगाएगा, बुध लगाएगा 88 दिनों में, क्योंकि इसकी सबसे ऑर्बिटल स्पीड सबसे ज़्यादा है, जो कि है 50 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद कौन लगाएगा, शुक्र लगाएगा। साइज भी डिपेंड करता है ना, ऑर्बिट आगे नज़दीक है तो ऑर्बिट छोटा है, उससे ज़्यादा दूर हो गया तो ऑर्बिट छोटा है, ऑर्बिट छोटा है, ऑर्बिट बड़ा है, बढ़ते गए ऑर्बिट। जिसका ज़्यादा बड़ा ऑर्बिट वो ज़्यादा टाइम लगाएगा चक्कर लगाने में, सिंपल बात है। जिसका छोटा ऑर्बिट वो जल्दी चक्कर लगा रहा है, जिसका उससे थोड़ा सा बड़ा है वो जल्दी, उससे बड़ा है तो उससे बड़ी। ऑर्बिट पर डिपेंड कर रहा है ना, कि ऑर्बिट का पाथ लंबा है ना, तो जिसका ज़्यादा बड़ा पाथ है ऑर्बिट का वो ज़्यादा टाइम लगाएगा ही। लेकिन बुध का स्पीड ज़्यादा है थोड़ा चक्कर लगाने का। तो परिक्रमण हो गया में, बुध सबसे पहले लगाएगा चक्कर, और सबसे लेट चक्कर कौन लगाएगा, वरुण लगाएगा। बुध के कितने टाइम में एक चक्कर लगा लेगा सूर्य का, 88 दिनों में। फिर शुक्र 224 दिनों में, पृथ्वी 365 दिनों में, मंगल 87 दिनों में, बृहस्पति 12 साल में, शनि 30 सालों में, 19.5 में 30 साल, अरुण 84 सालों में, और वरुण एक चक्कर सूर्य का 165 दिनों में। और एक और लिख लो, प्लूटो जो है वो 248 दिनों में, नहीं 248 सालों में। वरुण जो है 165 सालों में एक चक्कर लगाएगा, और प्लूटो जो है वो 248 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। मतलब पृथ्वी पे एक साल 365 दिन के बराबर होता है, तो वही बुध पे 88 दिनों में होता है एक साल, और वही वरुण पे एक साल 165 दिनों में होता है। वरुण पे एक साल 165 वर्ष का होता है। ठीक है, 165 साल में एक चक्कर लगाता है वरुण सूर्य का, और प्लूटो 248 सालों में एक चक्कर लगाता है सूर्य का। तो ये परिक्रमण के हिसाब से। अब लिख लो एक और छठा पॉइंट, परिक्रमण हो गया परिभ्रमण। ये परिभ्रमण है, मतलब रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, परिभ्रमण मतलब नहीं, परिभ्रमण के मतलब इंग्लिश में हो गया रोटेशन, परिक्रमण के मतलब होगा रेवोल्यूशन। परिभ्रमण मतलब हुआ अपने अक्ष पे घूमना, ऐसे अपने अक्ष पे घूमना। ठीक है, सारे ग्रह अपने अक्ष पे घूम रहे हैं पश्चिम से पूर्व, बस शुक्र और अरुण को छोड़ के, क्योंकि शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम घूम रहा है, बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूरब घूम रहे हैं ऐसे स्पीड में, अपने अपने सारे का अलग अलग स्पीड है घूमने का। तो अपने अक्ष पे अगर घूमेगा तो उसे परिभ्रमण बोलेंगे, रोटेशन, परिभ्रमण रोटेशन। तो रोटेशन अपने अक्ष पे सबसे पहले कौन चक्कर लगा लेगा, एक चक्कर सबसे पहले। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में लगाता है, लगभग 24 मानो। ठीक है, तो वैसे ही सबसे पहले कौन चक्कर लगा लेगा अपने अक्ष पे, तो सबसे पहले अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा कर लेता है, अपने अक्ष पे से घूम लेता है बृहस्पति। 9.9 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा कर लेता है। मतलब बृहस्पति पे दिन और रात 10 घंटे में होते हैं, वही यहाँ पे दिन और रात 24 घंटे में होते हैं पृथ्वी पे। लेकिन बृहस्पति जो है अपना एक चक्कर कब लगा लेता है, 9.9 आवर्स में। तो बृहस्पति का सबसे परिभ्रमण काल जो है वो बृहस्पति का सबसे ज़्यादा है, बृहस्पति का सबसे ज़्यादा है। फिर किसका हो गया, शनि का है। शनि लगभग 10.5 घंटे में पूरा कर लेता है एक चक्कर। ये 9.9 आवर्स में, मतलब 9.9 घंटे में बृहस्पति एक चक्कर पूरा कर लेगा अपने अक्ष पे। शनि कितना टाइम लगा देगा, 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेगा अपने अक्ष का। उसके बाद कौन, वरुण, वरुण, उसके बाद अरुण, उसके बाद पृथ्वी,
अपने अक्ष का 24 घंटों में। वैसे ही मंगल है, मंगल का भी उतना ही समय है, 24 घंटे, थोड़ा ज़्यादा है, 24 घंटे ले लें या 25 घंटे ही मान लो मंगल का। फिर बुध के बाद सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है अपने अक्ष पे घूमने में शुक्र जो है वो अपने अक्ष पे ऐसे अपने अक्ष पे रोटेशन जो करता है अपने अक्ष पे घूमने में 243 दिन लगाता है। मतलब पृथ्वी के हिसाब से 243 दिन का एक दिन होता है शुक्र पे। 243 दिन में एक चक्कर अपने एक्सिस पे लगाता है शुक्र। सबसे लेजी, एकदम आराम से घूमता है धीरे धीरे, सबसे लेजी शुक्र है। एक चक्कर जो है ना, बस एक चक्कर अपने अक्ष पे 243 दिन में लगाता है। इसलिए पृथ्वी पर अगर एक दिन रात 24 घंटे में हो रहा है तो वही शुक्र पे एक और दिन रात 243 दिनों में हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला समझ गया ना। पृथ्वी में एक दिन रात 24 घंटों में हो रहा है तो वही शुक्र पे 243 दिनों में हो रहा है। तो सबसे पहले सबसे फास्ट अपने अक्ष पे कौन एक चक्कर घुमा लेगा, लट्टू के जैसा घूम लेगा अपने अक्ष पे? बृहस्पति है। कितने समय में? 9.9 घंटे में। उसके बाद शनि लगा लेगा 10.3 घंटे में, वरुण लगा लेगा 16 घंटे में, अरुण लगा लेगा 17 घंटे में, पृथ्वी लगा लेगा 24 घंटों में, मंगल लगा लेगा 24 पॉइंट कुछ घंटों में, बुध लगा लेगा, बुध जो लगाता है वो 58 दिनों में एक चक्कर लगाता है अपने अक्ष पे, और शुक्र जो है वो 240 दिनों में लगाएगा एक चक्कर अपने अक्ष पे। ठीक है, तो ये परिभ्रमण हो गया। मतलब अपने अक्ष पे चक्कर लगाने को परिभ्रमण बोलते हैं और सूर्य का चक्कर लगाने को परिक्रमण बोलते हैं, मतलब रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब 7वां पॉइंट लिख लो लास्ट है। अपने अक्ष पे एक्सिस पे कौन ज़्यादा झुका हुआ है, कौन सा प्लेनेट जो है ग्रह अपने अक्ष पे ज़्यादा झुका हुआ है। तो ये 7वां पॉइंट लिख लो। फिर तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, सबको समझ में आ गया होगा। बृहस्पति सबसे फास्ट चक्कर लगाता है अपने अक्ष का 9.9 आवर में, और सबसे लेट जो चक्कर लगाता है अपने अक्ष का एक चक्कर, अपने अक्ष पे ही एक चक्कर, तो वो शुक्र है। ठीक है, मैं ये मिटा दे रहा हूँ, सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब लास्ट एक पॉइंट है 7वां पॉइंट कि अपने अक्ष पे कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा झुका हुआ है। ठीक है, तो 7वां पॉइंट लिखो कि अपने ग्रह अक्ष पे सबसे ज़्यादा, पहले सबसे ज़्यादा कौन झुका हुआ है? अक्ष पे झुके हुए कर्म। अपने अक्ष पे सबसे ज़्यादा कौन सा झुका हुआ है? जैसे पृथ्वी जो है ना वो 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, तो वैसे ही कौन सा जो है ना, कौन सा ग्रह है वो कितना, और सबसे ज़्यादा झुका हुआ कौन सा ग्रह है? तो सबसे ज़्यादा झुका हुआ ग्रह अरुण है अपने अक्ष पे। अपने अक्ष पे सबसे ज़्यादा झुका हुआ अरुण है। फिर कौन सा है अरुण के बाद? क्योंकि अरुण इतना झुका हुआ है ना, 98 डिग्री झुका हुआ है अरुण, इसलिए इसे क्या बोला गया? लेटा हुआ ग्रह। उसके बाद वरुण है, फिर शनि है। ठीक है, शनि के बाद कौन सा ज़्यादा झुका हुआ है? मंगल है। मंगल के बाद कौन सा है? पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के बाद कौन सा है? तो बुध है। बुध के बाद कौन सा है? तो बृहस्पति है, झुका हुआ, अपने अक्ष पे झुका हुआ। ठीक है, और सबसे कम झुका हुआ शुक्र है, लगभग 3 डिग्री ही झुका हुआ है। 3 डिग्री ही झुका हुआ है शुक्र, लगभग खड़ा ही है शुक्र, ऐसा अपना ऐसे खड़ा हुआ घूमता है। और अरुण जो है वो 98 डिग्री झुका हुआ है, मतलब लेटा हुआ है बिल्कुल, इसलिए उसे लेटा हुआ ग्रह भी बोला गया है। 98 डिग्री अरुण जो है, अरुण को यूरेनस बोला गया है, ये 98 डिग्री झुका हुआ है, मतलब लगभग ऑर्बिट ऐसे है ना, तो अपने ऑर्बिट में ऐसे बिल्कुल झुका हुआ है। जैसे में ये है, ये झुका हुआ है, तो ऐसे नहीं है झुका हुआ, ये जो है ऐसे झुका हुआ है 98 डिग्री लगभग, मतलब 98 डिग्री इतना झुका हुआ है लगभग। ठीक है, 98 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पे। और सबसे खड़ा जो है वो शुक्र है, जो सबसे कम झुका हुआ है वो शुक्र है, लगभग 3 डिग्री ही झुका हुआ है, मतलब शुक्र जो है ना बिल्कुल ऐसे खड़ा है झुका हुआ अपने अक्ष पे। अपने अक्ष पे थोड़ा सा मतलब 3 डिग्री झुका हुआ है बस, और उसे चक्कर लगाता है ऐसे 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 पृथ्वी का। इसे कोई भी इस पर ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। और पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पे, और मंगल जो है 25 डिग्री झुका हुआ है। इसीलिए पृथ्वी पे जैसे मौसम बदलते हैं ना, वैसे ही मंगल पे भी मौसम बदलते हैं, पृथ्वी के जैसा ही। पृथ्वी के जितना ही झुका हुआ मंगल भी है, लगभग 24 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पे, इसीलिए मंगल पे भी पृथ्वी के जैसा ही मौसम चेंज होती है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, मंगल पे भी, समझ में है ना। सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रह झुका हुआ है? अरुण झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह बोला गया है। 98 डिग्री झुका हुआ है। सबसे कम कौन सा झुका हुआ है? तो शुक्र झुका हुआ है अपने एक्सिस पे। अपने एक्सिस पे सबसे कम शुक्र झुका हुआ है। तो कर्म के अनुसार अक्ष पे झुका हुआ कर्म खत्म हो गया।
बस आज के लिए इतना क्लास रहने देता हूँ। वैसे अब बुध के बारे में मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ। बुध के बारे में स्टार्ट में करना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो थोड़ा बोरिंग सा लगेगा, इसलिए बुध शुक्र पृथ्वी सारे के बारे में नेक्स्ट वीडियो में टोटल कंप्लीट ही कर देना है सौरमंडल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। समझाने में तो डिटेल्स लग गया है। डिटेल्स समझ में, जिसको कुछ ना समझ में आए वो कमेंट में बेझिझक लिखिए कि मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया, ठीक है। तो मैं कमेंट में भी समझा सकता हूँ या फिर उसके लिए मैं वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे बिल्कुल समझ में आ जाएगी, इतना इजीली मैं समझाया हूँ, लेट लगा के, टाइम लगा के, तो समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताना, ठीक है। तो वैसे बुध के बारे में मैं बता सकता हूँ आगे। अभी बुध के अगला हेडिंग लगाना बुध। वैसे आज ही मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट कर दूँ सारा कुछ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, 2 घंटे की हो जाएगी, तो इसलिए मैं सिर्फ बुध के बारे में, बुध शुक्र ये सबके बारे में डिटेल्स में बताऊँगा कि जैसे बुध जो है इसका तापांतरण सबसे ज़्यादा है बुध का। इस पर जो रातें होती है बहुत ठंडी होती है, -173 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, इतना ठंड। और गर्म, और जो दिन होती है वो लगभग कितनी होती है, तो 427 डिग्री का सेल्सियस दिन में हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी। तो बुध के बारे में बता सकता हूँ। तापांतरण के मतलब होता है कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर, जो कि सबसे ज़्यादा होता है वो बुध पे ही होता है। जबकि सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है, सूर्य का सबसे निकट रहते हुए भी सबसे गर्म बुध नहीं है, शुक्र है सबसे गर्म, ठीक है। ये सेकेंड नंबर पे आता है सबसे निकट पे, तो निकटता पे करता है। और शुक्र को जो गर्म रहने की रीज़न है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का परत, जो कि सनलाइट को अंदर ही ऑब्जर्व कर लेता है, वहीं पे गर्म प्रेशर कुकर के जैसा बनाता है माहौल, प्रेशर कुकर के जैसा, इसलिए उसे प्रेशर कुकर भी बोला गया है, ठीक है। बुध को सूर्यास्त का तारा, सूर्योदय का तारा बुध को बोला गया है, और उसे भोर का तारा और सांझ का तारा बोला गया है शुक्र को। तो आगे हम पढ़ेंगे सारे डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा डिटेल्स में जानने की बात नहीं है, तो बुध में लग जाएगी 4 दिन, बुध में लग जाएगी 1 घंटे। तो जो भी शॉर्ट फॉर्म होगा सारा मैं बता दूंगा, क्योंकि बुध का व्यास, बुध का एक चक्कर कब लगाता है, तो सूर्य का चक्कर 88 दिनों में लगाता है, अपने एक्सिस पे 59 दिनों में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और तो कुछ बताना नहीं है। और वैसे भी अभी कुछ किसी का कमेंट तो आ नहीं रहा है कुछ पूछने लायक, जो मैं उसका रिप्लाई दूँ वीडियो में अभी, तो इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा बस कंटिन्यू सिर्फ बताने पे ही ध्यान लगा रहा हूँ, कुछ फालतू की बातें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ है भी नहीं बताने लायक। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, बात होगी, टॉपिक जैसे जैसे आएगा, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, बीच में टाइम पास करने लायक, इसलिए मैं सिर्फ यही बढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इसी पर फोकस कर रहा हूँ। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, बाय।